नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद। आज आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, और इस प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में विद्यार्थियों मुख्य चीज आती है हमारे पास में। एक अंतिम था, हमने पढ़ा है पहले धार्मिक साहित्य पढ़ा हमने, उसके बाद में ऐतिहासिक साहित्य पढ़ा हमने, उसके बाद में विद्यार्थियों विदेशी साहित्य पढ़ा, और अंत में आता है पुरातत्व। कल हमने पुरातत्व के बारे में वर्णन किया कि पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरा यानी प्राचीन तत्व यानी सामान, अर्थात प्राचीन सामान के आधार पर जो चीजों की जानकारी हमें प्राप्त होती है वो पुरातत्व के माध्यम से होती है। इस पुरातत्व को है जो 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें अभिलेख है, मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, मोहरें हैं, उत्खनन सामग्री है, ये सारी चीजें हैं। तो इस पुरातत्व को विद्यार्थियों आज हम कंप्लीट करते हैं कि कैसे प्राचीन भारत की जानकारी में इस पुरातत्व के माध्यम से मिलती है। तो इसमें है हमारा विद्यार्थियों पुरातत्व, और इस पुरातत्व की एक पहली कड़ी को हमने समझा था, वो क्या है विद्यार्थियों, शिलालेख, सॉरी अभिलेख। हमने क्या है अभिलेखों को पढ़ा है। अभिलेख किसे कहते हैं विद्यार्थियों, अभि यानी लिखना, अर्थात किसी पे लिखा हुआ। अभिलेख होते किसी पर लिखा हुआ। तो हम इसका पहला आता है विद्यार्थियों शिलालेख। इस शिलालेख को हमने पढ़ा है विद्यार्थियों, बहुत ही काफी क्लास 20 मिनट की सीखी हुई थी कि शिलालेख किसे कहते हैं। शिलालेख क्या होता है, अर्थात बड़ी बड़ी चट्टानों पर या शिलाओं पर जो लिखा जाता है, उत्कीर्ण किया जाता था, उसको शिलालेख बोलते हैं। जैसे विद्यार्थियों हमारे पास में एक विराटनगर है, इस विराटनगर में एक अशोक का शिलालेख मिला है, अर्थात एक शिला यानी पत्थर की टुकड़ी। जैसे कि मार्बल की पट्टियां आती है ना, ऐसे मार्बल की ये बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, इसी को पत्थर को मारना तो इसको हो जाता है शिलालेख, और इसका हम किसी चीज को उत्कीर्ण करते हैं तो वो कहलाती है शिलालेख। उसके बाद में दूसरा आता है, इसी अभिलेखों में दूसरा नंबर पर आता है शिलालेख को हमने कहा पढ़ा है। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों स्तंभ लेख। दूसरा भी इसमें आता है, दूसरा स्तंभ लेख। विद्यार्थियों स्तंभ लेख किसे कहते हैं, जैसे शिलालेख, ये बड़ा सा शिलालेख पत्थर की चट्टान शिला है, और इस शिला के ऊपर उत्कीर्ण कराने का बोलते हैं शिलालेख। एक होता है स्तंभ लेख, अर्थात खड़ी हुई ऐसे, अर्थात कोई खड़ा हुआ पत्थर और इसके ऊपर कोई चीज को लिख दें, वो कहलाता है विद्यार्थियों स्तंभ लेख। और ये विद्यार्थियों स्तंभ लेख है जो है सबसे महत्वपूर्ण है महरौली का लोह स्तंभ लेख। महरौली का स्तंभ लेख, महरौली का लोह स्तंभ लेख। ये विद्यार्थियों हम आश्चर्य करेंगे कि हमारा प्राचीन का ज्ञान विज्ञान इतना समृद्ध था कि हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते। एक महरौली अपने दिल्ली है, दिल्ली में विद्यार्थी एक महरौली जगह है, इस महरौली में एक लोह स्तंभ लगा है, लोहे का एक खंभा लगा हुआ है, उसको स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ यानी खड़ा हुआ एक लोहे का खंभा है, और इसके ऊपर चंद्र नाम अंकित है विद्यार्थियों, चंद्र नाम अंकित है। आज हजारों साल हो गए विद्यार्थियों ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन न इसमें कोई जंग लग रही है, न ये पुराना हो रहा है, जैसा कि नया का नया है, और इसमें चंद्र नाम अंकित है और उनकी उल्लेख है। तो हमारे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला, इनका अध्ययन किया, तो मालूम पड़ा कि चंद्र है जो शायद हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त काल के राजा हुए हैं, महान शासक हुए, गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में बनाया हुआ है महरौली का लोह स्तंभ। और इसमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है कि कैसे हमारी धातु कला पराकाष्ठा पर थी, अर्थात ऐसे आज का वैज्ञानिक भी इसको सिद्ध नहीं कर पाया कि जो किस धातु का बना हुआ है। ये जो स्तंभ है, यूपी स्तंभ है, लोह स्तंभ है जो महरौली का है, कि किस धातु का बना हुआ है, आज के वैज्ञानिक भी इसको सिद्ध नहीं कर पाए। उसमें तांबा भी है, सोना भी है, लोहा भी है, मात्र क्योंकि इसमें आज लगभग हजारों साल हो गए, गुप्त काल 30वीं ईस्वी थी, तो लगभग 1700 साल हो गए विद्यार्थी। मोटे मोटे तौर पर देखें 1700 साल ये खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है, लेकिन इसके में आज तक कोई जंग तक नहीं लगी। तो ये हमारी जो धातु कला की धातु विज्ञान थी उसका एक उत्कृष्ट नमूना विद्यार्थी। और इस पर चंद्र नामांकित है, शायद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल का ये हो। तो इनको बोलते हैं विद्यार्थियों लोह स्तंभ, सॉरी स्तंभ लेख, अर्थात स्तंभों पर जो लेख लिखे गए हैं। तो जो महरौली का लोह स्तंभ है, इसके ऊपर हमें कुछ लेख मिलते हैं विद्यार्थियों। महरौली का लोह स्तंभ लेख है, एक है
अशोक के जो, ये तो महरौली का दो स्तंभ लेख है। एक आता है विद्यार्थियों अशोक के स्तंभ लेख अर्थात सम्राट अशोक ने भी है जो अपने स्तंभ लेख, सम्राट अशोक के लेख मालूम है, लेकिन उसने भी अपने स्तंभ लेख बनाए। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसमें लुम्बिनी है जो आज वर्तमान में नेपाल में है, रोमनदेही नामक जगह पर है। तो उस रोमनदेही में महात्मा सम्राट अशोक ने है एक स्तूप लगवाया है कि यहाँ पर भगवान पैदा हुए थे, हमारे बुद्ध पैदा हुए थे। और उससे जो रोमनदेही जगह है, जो लुम्बिनी जगह है, वहाँ की जनता पर कर कम कर दिया था। जहाँ पर जैसे कि इससे 1/6 कर दिया जा रहा है तो यहाँ पर 1/3 कर दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर कर कम कर दिया गया है। और एक स्तूप लगाया गया है, अर्थात एक स्तंभ लगाया गया है और उस पर लिखा गया यहाँ पर हमारे भगवान पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, तो उस स्तूप लगाया गया। तो ऐसे स्तंभ लेख है, इन स्तंभ लेखों में हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। जैसे कि महरौली का लौह स्तंभ है, इसमें चंद्र नामांकित है, उसके विधियों का वर्णन है, उसमें लिखा गया है और आज तक इस पर जंग नहीं लगी। तो धातुकला का उत्कृष्ट नमूना हमारे प्राचीन भारत का यहाँ पर अशोक के स्तंभ लेख है, जिनसे प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तीसरा लेख आता विद्यार्थियों, पहला है अब शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा लेख है विद्यार्थियों, इन तीसरे लेख में आता है अपना है पुरातत्व है। और तीसरा लेख आता विद्यार्थियों, ये तीसरा आता हमारा गुहा लेख। तीसरा लेख कौन सा आता है विद्यार्थियों? गुहा लेख। गुहा अर्थात पर्वतों में गुफाओं के जो लिखे गए लेख हैं। जैसे विद्यार्थियों अगर अपने कोटपुतली के आसपास के हैं तो अपने सरुण माता का मंदिर देखा होगा, सरुण की डोंगरी है अपने पड़ोस में, सरुण माता का मंदिर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को ऊपर चोटी में माता का मंदिर लगा हुआ है, ये माता का मंदिर है। ये पूरी पहाड़ी है जो ग्रेनाइट के पहाड़ से बनी है। ग्रेनाइट किसे कहते हैं विद्यार्थियों? अर्थात प्राचीन काल में अपना अगला पार्ट आएगा आर्कियोलॉजी। उस आर्कियोलॉजी वाले पार्ट में क्या होता कि जब हमारा मनुष्य, प्राचीन मनुष्य था, जब उसके लिए घर नहीं बनाना सीखा था, उसने जंगलों में निवास करता था, कच्चा मांस खाता था, फल फूल खाता था, उस समय वो कहाँ पर, जैसे आजकल सर्दी आ गई तो सर्दी में कहाँ पर रहेगा वो, तो उसने अपने सुरक्षित स्थान देखे और इन ग्रेनाइट के, जैसे अपने विराटनगर है, ये हरसोरा, इनमें ग्रेनाइट बड़े बड़े पहाड़ नहीं आते, बड़े बड़े एक चट्टान है, उसके ऊपर दूसरा पत्थर लिखा है और बीच में गुफाएं बन जाती है। ऐसे ग्रेनाइट के पठार अपनी समुद्र माता के हैं, उनमें नीचे बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई, बड़ी बड़ी चट्टानें वहां पर। तो आदिवासी मनुष्य इन गुफाओं में निवास करता था। तो जो समुद्र माता का मंदिर है, इस समुद्र माता का एक उदाहरण के रूप में बताना कि गुहा लेख किसे कहते हैं। कि फिर उस बाद में जैसे कोई राजा हुआ, जैसे सम्राट अशोक ने बनाए हैं, नागार्जुन ने बनाए हैं, सातवाहन शासकों ने बनाए हैं, इन गुफाओं को यहाँ से काटना शुरू किया, जैसे यहाँ पर लगे हैं, और इन गुफाओं को काटना शुरू किया और यहाँ पर बना दिया। अर्थात ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ी को काट कर यहाँ पर गुफाएं बना दी। इन गुफाओं में है जो कौन रहते थे? साधक लोग रहते थे विद्यार्थियों। साधक यानी जैसे अपने ऋषि मुनि है, या बौद्ध धर्म में जो श्रमक श्रमणिका है, ये भिक्षु भिक्षुणिकाएं होती हैं, वो लोग यहाँ पर निवास करते थे। किनमें? इन गुफाओं में। और यहाँ पर लेख इन गुफाओं में लेख अंकित कर दे कि कौन से संप्रदाय के लिए बनाया है, कौन से राजा ने बनाया है, कब बनवाया है, तो ये सारी जानकारी हमें इन गुहा लेखों से मिलती है। समझते हो विद्यार्थी गुहा लेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख जो गुफाओं में लिखे गए हैं, ऐसे लेख जो गुफाओं में लिखे गए उनको गुहा लेख बोलते हैं। और एक गुहा लेख है जो पहाड़ों को काट कर उसके अंदर बनाए जाते थे। इसमें ये गुहा लेख क्यों बनाए गए? अर्थात ये गुहा लेख क्यों बनाए गए हैं? बनाए गए तो इसमें जो है साधक साध्वियों के लिए, अर्थात जो बौद्ध धर्म की पूजा उपासना करने के लिए है, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, अर्थात भिक्षु जो भिक्षुणियां हैं, इन भिक्षुणियों के लिए। ये जो बौद्ध धर्म के विद्वान थे, ये लगभग 8 माह तक घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे। 8 माह तक घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे और 4 माह एक जगह व्यतीत करते थे जहां पर अपने धर्म की चर्चाएं होती थी, परिचर्चाएं होती थी। तो इन गुफाओं में है ये सब सभी कहे साधु सन्यासी लोग रहते थे।
चार माह तक अपने धर्म का जैसे व्याख्याओं पर चर्चा वगैरह ये सब चीजें उसमें करते थे। तो ये गुहालेख है जो अनेक राजाओं ने बनाई थी। तो इसमें है जैसे अशोक की गुफा, नागार्जुन की गुफा, एक गुफा है बाराबर की गुफा, एक जो किसने बनाई है, अशोक ने बनाई है, एक है नागार्जुन की गुफा, नागार्जुन की गुफा। इस नागार्जुन की गुफा में विद्यार्थियों दशरथ आता है, दशरथ, ये दशरथ है जो गद्दी पर बैठे, एक राजा है जो गद्दी पर है। उस बाद में है महाराष्ट्र की गुफाएं, महाराष्ट्र में गुफाएं हैं। उन गुफाओं का नाम नासिक या नाना घाट की गुफाएं, नासिक या नाना घाट गुफाएं ये किसने बनाई थी विद्यार्थियों? सातवाहन वंश के शासकों ने, सातवाहन वंश के शासकों ने। ये जो गुहालेख है अर्थात इन पर्वतों को काटकर इसमें जो गुफाएं बनाते हैं उन गुफाओं पर लेख अंकित किए जाते हैं। किनके लिए? साधु संप्रदाय, साधुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए, क्यों बनाया जाता है, कौन से संप्रदाय के लिए बनाया जाता है, ये सारी जानकारी इन गुफाओं में लिखी हुई है। इसमें बाराबार की पहाड़ियां अशोक ने बनाई है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई है, नागार्जुन की पहाड़ियां दशरथ ने बनाई है, नासिक में नाना गुफाएं हैं जो सातवाहन के शासकों ने बनाई है। तो इन गुहालेखों में प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद में आते हैं विद्यार्थियों ताम्रपत्र लेख। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों अपना ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र लेख, ये ताम्रपत्र लेख क्या होता है विद्यार्थियों? इसको हम पढ़ते हैं। ताम्रपत्र लेख किसे कहते हैं विद्यार्थियों? कि आज जैसे कि मैं व्यक्ति हूं और मैंने कोई प्लॉट खरीदा, जैसे कोई कॉलोनी का ड्रेस में प्लॉट खरीदा, वो मैं प्लॉट खरीदते जो डीलर है जो उस कॉलोनी का है वो मुझे रजिस्टर करवा के देंगे, फिर मैं उसका पट्टा बनवाऊंगा। तो मेरे पास में दस्तावेज होगा कि ये इतने नंबर का प्लॉट है जो मेरे नाम पर लिखा गया है। तो जो रजिस्ट्री है वो दस्तावेज, वो पट्टा वो मेरे क्या है? दस्तावेज है। सेम ऐसे विद्यार्थियों ताम्रपत्र लेख, प्राचीन काल में कोई राजा किसी सामंत को भूमि देता था, किसी व्यक्ति विशेष को कुछ उपाधियां देता था या किसी कोई चीज देता था, वो ताम्रपत्रों पर लिखकर देता था। उसमें उस समय की राजा की मोहर होती है, राजा का नाम होता है, उसका वंशावलियां होती है, जो लेने वाला है उसका नाम और उसका पता होता है। तो ये ताम्रपत्र है, इनको बोलते हैं विद्यार्थियों अधिकार पत्र, इनको बोलते हैं अधिकार पत्र। अर्थात जैसे कि उदाहरण के रूप में मानो कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर खेतड़ी के राजा का राज था, कोटपुतली खेतड़ी के राजा के अधीन आती थी, और अब खेतड़ी का राजा दूर रहता है तो कोटपुतली का शासन चलाने के लिए किसी सामंत को नियुक्त करेगा, तो कोटपुतली का शासन एक सामंत चलाएगा। तो उस खेतड़ी के राजा ने उसको एक अधिकार पत्र दिया कि कोटपुतली की रियासत का व्यक्ति जागीरदार ये व्यक्ति होगा और उसके करेगा, तो ही उसको माना जाएगा, उसको बोलते हैं अधिकार पत्र। तो अनेक ताम्रपत्र हमें प्राचीन भारत में मिलते हैं, जिनके माध्यम से हम उस समय के वंश, राजा, उनकी वंशावलियों का पता चलता है। अनेक ताम्रपत्र हैं जो देते हैं। कोई ये है जो लगभग ये ताम्रपत्र है 4 सेमी से लेकर और 5 सेमी तक होते थे। कोई 4 सेमी लंबा है और 5 सेमी चौड़ा, कोई 4.5 सेमी लंबा है, 4.5 चौड़े है। ये अलग अलग राजा काल में कोई चौकोर होता था, कोई आयताकार होता था, इनका हर का अलग होता था। जैसे कि 4.5 सेमी लंबा और 4.5 सेमी चौड़ा, अर्थात हर ताम्रपत्र का अलग अलग होता था। ताम्रपत्र यानी अधिकार पत्र होते थे और ये अनेक स्थानों पर मिलते हैं। और बहुत ज्यादा ये जो है हमें गुप्त काल में ताम्रपत्र बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि विद्यार्थी गुप्त काल का था एक व्यापारिक काल था। व्यापारिक लोग एक दूसरे से व्यापार करते थे, तो उनको अपने अधिकार पत्र थे कि ये व्यक्ति व्यापार करने लायक है या नहीं है, तो उनको अधिकार पत्र दे देते। बहुत अधिक मात्रा में गुप्त काल के मिलते हैं। उसके बाद में कुछ उत्तर गुप्त काल गया था, जब गुप्त काल खत्म हो गया तो उत्तर गुप्त काल के भी है जो ताम्रपत्र हमें मिलते हैं, जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। उसके बाद में आता है मूर्ति लेख। इस ताम्रपत्र लेख के बाद में आता है मूर्ति लेख।
मूर्ति लेख। ये मूर्ति लेख क्या होता है विद्यार्थियों कि प्राचीन काल में हमारी मूर्तियां बनती थी, तो मूर्तियां क्या है, इस मूर्ति बन गई तो कई कई मूर्तियों के उद्धव भाग और नीचे के भाग में क्या है, उस समय की तारीख, राजा का नाम या तिथि अंकित हुआ करती थी। जैसे कि है ये मूर्ति है, इस मूर्ति के नीचे इसके सन अर्थात किस सन में बना है, कौन सी मूर्ति है, कौन सी देवी की मूर्ति है, कौन सी देवता की मूर्ति है। तो कई कई अधिकतम मूर्तियों में नहीं, कुछ मूर्तियों पे हमें कुछ शब्द अंकित मिलते हैं कि कौन से देवी की मूर्ति है, जैसे कि महालक्ष्मी की मूर्ति है, गजलक्ष्मी की मूर्ति है, उसके ऊपर तिथि अंकित मिलती है। तो इन मूर्तियों की मूर्ति लेख उसमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इसमें दुर्जनपुर के विदिशा नगर में जैन मूर्तियां मिली है। इसमें है दुर्जनपुर के विदिशा नगर, दुर्जनपुर के विदिशा नगर में अनेक जैन मूर्तियां मिली हैं। अर्थात दुर्जनपुर के विदिशा नगर में अनेक जैन मूर्तियां मिली हैं, जिनके ऊपर तिथियां और सन या राजा का नाम या बनाने वाले का नाम हमें अंकित मिला है, जिससे पता चलता है कि कौन से काल की मूर्तियां कब बनी, किसने बनाई, इस सारी जानकारी हमें मूर्ति लेख से मिलती है। इसके बाद में ध्यान है ताम्रपत्र, ये पात्र लेख अर्थात इसके बाद में एक और आता है पात्र लेख। ये शिलालेखों में अंकित है पात्र लेख। पात्र लेख यानी जैसे कि उदाहरण के रूप में मानो पात्र यानी कुछ सामान, जैसे करना जग हुआ, बर्तन हुआ, कुछ भी इनको बोलते हैं पात्र। तो जैसे विद्यार्थियों छोटी सी शब्द भाषा, सीधी भाषा में समझाओ तो ये आजकल हमारे शादी खत्म होगी, मनमास लगभग 4-5 दिन पहले शादी चल रही। तो जो लड़की की शादी में है, जो पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को सामान देता है, भाई ये मैं आपको चीजें दे रहा हूँ कि ये बर्तन है, ये बेड है, ये सोफा सेट है, अपनी श्रद्धा के अनुसार उस लड़की को अपनी को विदा करता है। तो विद्यार्थियों जब लड़की के माँ बाप है लड़की के लिए बर्तन लेके आ रहे हैं, और जो बर्तन लेके आ रहे हैं तो उन बर्तनों पर वो लिखता है, जैसे कि बर्तनों पे जैसे कि लड़की का नाम है सुनीता है ना, तो लिखेगा जग के ऊपर लिखेगा सुनीता, थाली के ऊपर लिखेगा सुनीता, और भी कोई बाल्टी जो भी कुछ पात्र लेते हैं उन सभी के ऊपर वो नाम डालेगा कि हम हमारी बेटी को दे रहे हैं। ये बर्तन वाला खुद लिख कर देता है। ऐसे विद्यार्थी पात्र हुए हैं, अर्थात कुछ रखने के सामान जैसे गुलदस्ते हुए हैं या मर्द भांड हुए हैं, उन भांडों पर भी है जो कुछ लेख मिलते हैं, लिखे हुए लेख मिलते हैं। इससे हमें प्राचीन भारतीय जानकारी मिलते हैं। और जो सैंधवकालीन है, सैंधवकालीन पात्र, सैंधवकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो पात्र हैं उनसे हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, उन पर कुछ लिखे हुए हैं। कुछ बात में है जो कुछ गेरुए रंग के हैं, कुछ लाले हैं, लाल रंग के हैं, कुछ काले रंग के, कोई भूसर रंग के हैं। तो अनेक रंगों के माध्यम से इन चीजों का पता चलता है। उस बाद में विद्यार्थियों दूसरा आता है, ये तो थे विद्यार्थियों शिलालेख, अर्थात शिलालेख पत्थरों के ऊपर लिखी गई बातें। जिस शिलालेख में आता है अभिलेख किन के ऊपर लिखा गया है, तो शिलालेखों के ऊपर लिखा है, स्तंभ लेखों के ऊपर लिखा है, मूर्तियों के ऊपर लिखा है, पात्रों के ऊपर लिखा है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमें अभिलेख मिलते हैं। दूसरा विद्यार्थियों सिक्के, अर्थात इस पुरातत्व के प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में दूसरे नंबर का था अभिलेखों में सिक्के। और सिक्के क्या विद्यार्थियों, सिक्कों के माध्यम से संपूर्ण राजा का, संपूर्ण उसकी प्रजा का या संपूर्ण उसके राज्य का अध्ययन कर सकते हैं विद्यार्थियों। सिक्के प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण है। इन सिक्कों के माध्यम से हम उस काल समय की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों सिक्के में किस काल का बना है, विद्यार्थियों इसको हिंदी में समझते जाना, अपनी भाषा में समझते जाना, किस काल का बना है। तो जैसे कि हम समझते हैं विद्यार्थियों किस काल बना, आज हमारे सिक्के ना 10 का नोट भी है, 5 का नोट भी है, 2 का नोट भी है, 1 का नोट भी है, उनके पीछे लिखा होता है ना कि भाई 2007 में बना, 2010 में बना, 2015 में बना, 2020 में बना, ऐसे सिक्के होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों जो प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे किस काल का बना, उस पर उस समय की तिथियां अंकित होती थी।
तो हमें पता चलता है कि किस काल का बना है इसमें। उसके बाद में है किस धातु का बना है, किस धातु का बना है, किस धातु का बना है, किस धातु का बना है विद्यार्थियों, ये हमें पता चलता है कि अगर सोने का बना है तो सोने का अगर सिक्का चलता तो हम सोचते हैं कि इस समय राज्य की स्थिति बहुत ही, आर्थिक स्थिति बहुत ही संपन्न थी, अर्थात लोगों के पास में सोना ही सोना था। जब सिक्के सोने के चल रहे हैं तो फिर किस बात की कमी नहीं होगी। अगर सिक्कों में मिलावट है कि जैसे सोने का सिक्का है उसमें तांबा या पीतल मिला रखा है, तो हम सोचेंगे कि शायद यार इस समय राज्य की स्थिति में थोड़ी गिरावट हो गई थी, राज्य कमजोर हो गया था पैसों के मामले में, इसलिए सिक्कों में मिलावट करने लगे। तो इस तरह से किस धातु का बना होता है ये हम इन चीजों की जानकारी मिलती है। तीसरा है जमीन में दबे हुए सिक्के, जमीन में दबे हुए सिक्के, दबे हुए सिक्के, ये जमीन में दबे हुए सिक्के विद्यार्थियों में अशांति का काल दर्शाते हैं, अशांति का काल। विद्यार्थियों जमीन में अगर एक जगह है जैसे हमने खोदा और वहां पर बहुत ज्यादा सिक्के मिले तो हम क्या पता लगाएंगे कि इस जमीन में सिक्के गाड़ कर रखे थे, अर्थात लोगों को बहता कि यहाँ पर चोरी डकैती होती है, इसलिए आपने धन को दबा कर रखते थे, छुपा कर रखते थे। इसलिए इन सिक्कों के माध्यम से हमें ये सारी जानकारी पता चलती है कि भाई किस काल का बना हुआ है, गुप्त काल का है, फिर शुंग काल का है, फिर मौर्य काल का है, किस धातु का बना हुआ है। अगर किस धातु का बना तो समय पता चलता है फिर इस समय कि राज्य की स्थिति कैसी थी, जमीन में दबे हुए सिक्के मिले, अर्थात अशांति का काल दर्शाता कि इस समय चोरी डकैतियां होती थी, जिनसे हमें इन चीजों का पता हो अपने धन को लोग छुपा कर रखते थे। इसमें विद्यार्थियों कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, विद्यार्थियों विशेष घटनाएं हैं, जो विशेष घटनाएं भी इन सिक्कों के माध्यम से होते हैं। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग ने एक सिक्का चलाया था जिसमें अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। पुष्यमित्र शुंग विद्यार्थियों उसने एक सिक्का चलाया था और उस सिक्के पे लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम। ये अश्वमेध पराक्रम क्या लिख रहा है विद्यार्थियों, इसका मतलब है कि शुंग काल का है और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसके उपलक्ष्य में जब अश्वमेध यज्ञ कराना है उसके उपलक्ष्य में ये सिक्का जारी करता है। तो कुछ विशेष घटनाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है, विशेष रुचि का पता चलता है विद्यार्थियों, विशेष रुचि का पता चलता है। जैसे विद्यार्थियों एक है समुद्रगुप्त है, अपने भारत में एक व्यक्ति हुए हैं, एक शासक हुए हैं समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। अर्थात समुद्रगुप्त ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। इस संपूर्ण में है इसने एक सिक्का बनाया था और इस सिक्के में क्या है, ये वीणांकित था, वीणांकित बना वीणा बजाते हुए, अर्थात समुद्रगुप्त एक सिक्का जारी करता है जिसमें वो खुद बैठा है और वीणा बजा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त को विशेष रुचि, अर्थात समुद्रगुप्त की है जो संगीत में भी रुचि रखते हैं। इसके बाद में है एक छठा और अंतिम आता है किसमें कि कौन से राजा को हराया था, राजा की जय पराजय का पता चलता है, राजा की जय पराजय का पता चलता है। कैसे चलता है विद्यार्थियों राजा की जय और पराजय का पता, कि जैसे कि राजा है, जैसे इस समय एक शक राजा नहपाल है, जैसे एक शक राजा नहपाल है, उसने एक राजा भारत थे या फिर आधुनिक रूप में समझे विद्यार्थियों, जैसे एक पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान लगभग सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान तराइन में 1191 में पहला युद्ध जीत जाता है, लेकिन तराइन का दूसरे युद्ध में वो हार जाता है। उसके बाद में कौन हो जाता है, मोहम्मद गोरी ये हो जाता है। तो इस जो पृथ्वीराज चौहान अपने सिक्के चला रखे थे, उन सिक्कों पर अब क्या कि मोहम्मद गोरी को काट लगा देता है। पहले किसका राज था, पृथ्वीराज चौहान का, अब उसको कट्टा से लगा कौन हो गया, मोहम्मद गोरी। इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वीराज पर किसने विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गोरी ने।
जैसे शक राजा नहपाल है, उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी पर विजय प्राप्त की थी। एक राजा है नहपाल, ये प्राचीन महान कथा है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नहपाल है, नहपाल ने अपना सिक्का चला रखा था। इस नहपाल को हराकर यहाँ पर कौन बनता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अर्थात विद्यार्थियों हम देखेंगे प्राचीन भारत में, इस भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। जैसे अगर आज कोई पुरुष कोई अच्छा काम करता है, उसके नाम के आगे पिता का नाम बनता है, लेकिन पहले माता का नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी, अर्थात गौतमी का पुत्र है सातकर्णी। तो उसने नहपाल राजा को हरा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ऐसे विशेष घटनाओं का पता हमें इन सिक्कों के माध्यम से विद्यार्थियों चलता है। सिक्के किस काल का बना हुआ है उस पर अंकित होता है, किस धातु का बना है, धातु से हमें राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी। उस पर जमीन में दबे हुए अशांति का काल दर्शाता है कि यहाँ पर चोर डकैती होती थी, इसलिए लोग अपने धन को छुपाकर विशेष घटनाएं अर्थात कुछ विशेष अवसर पर कर सकती है। पुष्यमित्र सुने अश्वमेध कैसे करना, तो अश्वमेध पराक्रम नाम का एक सिक्का चलाया, जिससे बाद में पता चला कि पुष्यमित्र सुने अश्वमेध विशेष रुचि का पता चलता है कि समुद्र को तैरने वीणा अर्थात वीणा बजाते हुए इसमें दिखाया गया है। राजा की जय प्रजा अर्थात पहले कौन राजा कर थे, लेकिन उसको हराकर कौन गद्दी पर बैठ गया। जैसे पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठ गया, शक एक राजा नहपाल था, उसने नहपाल को हराकर गौतमी पुत्र सातकर्णी गद्दी पर बैठ गया। इससे हमें प्राचीन भारत में दिखाते हो जानकारी से इन सिक्कों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की जानकारी विद्यार्थियों मिलती है। इसमें एक और आता विद्यार्थियों प्राचीन भारत में है जो सबसे ज्यादा है, एक और है क्वेश्चन प्राचीन भारत की मुद्राएं या प्राचीन भारत के सिक्के। ये जो सिक्के हैं विद्यार्थियों प्राचीन भारत के, ये कौन से पंचमार्क या आहत सिक्के, पंचमार्क या आहत सिक्के, ये विद्यार्थियों प्राचीन भारत के सिक्के हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के, पंचमार्क यानी पांच जिसके कोण होते हैं विद्यार्थियों, अर्थात पांच कोणों वाला एक सिक्का पंचमार्क जिसमें पांच मार्क हो, और आहत यानी इसको एक तरह से जैसे अपनी मोहर होती है ना, और मोहर को ऐसे दबाते हैं, ऐसे पड़ा गया हो। पंचमार्क या आहत सिक्के भारत के प्राचीन सिक्के जो मौर्य काल से ही चले आ रहे हैं। इस तरह से विद्यार्थियों सिक्कों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तीसरा आता है विद्यार्थियों अपना मोहरे। कैसे मोहरों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, इन मोहरों को हम पढ़ते हुए विद्यार्थियों हमारे शुरुआत में हो गए। तीसरा आता है मोहरे। मोहरे हैं, इन मोहरों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों मुझे लगता है कि शायद आज ये भी नहीं हो पाएगा और कल करिए, आज हम मोहरे ही करते हैं। इस मोहरों में क्या होता है कि कैसे मोहरों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, विद्यार्थियों कहानियों के माध्यम से बताता हूँ। लगभग अपना ये भारत है, इस भारत में ये अखंड भारत है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। इस समय विद्यार्थियों बात हो रही है 1854 के आसपास ईस्वी की, 1854 या 56 के आसपास ईस्वी की बात हो रही है। भारत में किसका था? ब्रिटिश राज्य था। भारत में ब्रिटिश राज्य था और यहाँ पर ब्रिटिश हमारे भारत में क्या आ रहा है? सिर्फ व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए वो भारत की धन संपदा को यहाँ से ले जाना चाह रहे थे, भारत की धन संपदा को यहाँ से बाहर ले जाना चाह रहे थे। तो विद्यार्थियों ये कराची है पाकिस्तान का, और ये क्या है? पेशावर, सॉरी कराची समुद्र के किनारे है, कराची, और ये क्या है? पेशावर। तो विद्यार्थियों एक दो व्यक्ति थे जिनका नाम है बर्टन बंधु, बर्टन बंधु अर्थात दो भाई थे बर्टन बंधु, और इंजीनियर थे रेलवे लाइन के, और पेशावर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर पूरा रेगिस्तान था, तो उनको वहाँ पर रेल लाइन बिछाने के लिए ईंट या पत्थर नहीं मिले। तो पास में क्या विद्यार्थियों एक गढ़ था, जो गढ़ जानते हो ना, जैसे कि अपने पर्वत पर आजकल दुर्ग होते हैं, गढ़ होते हैं, ऐसे यहाँ पर दुर्ग था, और इसके चारों तरफ माटी में दबा हुआ था। तो कुछ गढ़ था, तो इन बर्टन बंधुओं ने कहा कि गढ़ इसकी ईंटें निकाल लेते हैं, तो ईंटें निकाले इनकी, और ये ईंटें निकाले विद्यार्थियों, ईंटें इतनी मजबूत, अगर इन ईंटों को तोड़े ना
तो जो घन से तोड़ते वो घन वापस अपने माथे में लगे, अर्थात इतनी मजबूत ईंटें थी कि पत्थर टूट जाए पर ईंटें न टूटे। लेकिन फिर भी इन बर्टन बंदों ने क्या किया, इन गड्ढों को तोड़ तोड़ के है जो रेलवे लाइन बिछा दी, पूरी रेलवे लाइन बिछा दी। और जब इन गड्ढों को तोड़ रहे थे वहां पर कुछ उनको मोहरे मिली विद्यार्थियों, कुछ मोहरे मिली इनको। उन मोहरों को ये उस समय हमारे राजधानी क्या थी विद्यार्थियों, कोलकाता थी। इस कोलकाता के संग्रहालय में लाकर रख दी किसको, मोहरे, कि भाई हम वहां पर पेशावर में तोड़ रहे थे गड्ढ, तो वहां पर कुछ मोहरे मिली हैं, उन मोहरों को लाकर रख देते हैं। उसके बाद में कुछ समय पश्चात में एक पुरातत्व विभाग का अधिकारी है जो कोलकाता आता है और उनको दिखाया कि भाई यहाँ पर है जो पेशावर में खुदाई चल रही थी तो वहां पर कुछ मोहरे मिले हमें। उन्होंने ज्यादा सीरियस सोच नहीं, उन मोहरों को देखना और संग्रह में रख गया। उसके बाद में विद्यार्थियों जो मिस्र है, इस मिस्र में विद्यार्थियों एक है दजला फरात, दजला फरात। इन दजला फरात दो नदियां, उनके बीच में विद्यार्थियों एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दजला फरात नदियों के विद्यार्थियों मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई चल रही थी। कहां पर है, मिस्र में दजला फरात नदी के किनारे, एक तरफ दजला है एक तरफ फरात है और मेसोपोटामिया की खुदाई चल रही थी। इसमें यहाँ पर विद्यार्थियों को एक महल मिलता है, इनमें इनको एक महल मिलता है मेसोपोटामिया में जो विद्यार्थियों 7 मंजिला होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में 7 मंजिला महल मिलता है। इनकी खुदाई कर रहे थे तो विद्यार्थियों सबसे पहले कौन सा महल बनेगा, नीचे वाला बनेगा, पहले नीचे वाला बना, फिर चाहे बाढ़ आई हो या किसी भी कारण हो ये सभ्यता नष्ट हो गई, उसके ऊपर फिर बने तो ऐसे 7 मंजिला महल था। और जब इसकी खुदाई हो रही थी तो जो ये अंग्रेज अधिकारी था, जो पुराविद था, ये भी मेसोपोटामिया, क्योंकि पूरी दुनिया में इसमें अंग्रेजों का राज था, ये मेसोपोटामिया में चला जाता है। और मेसोपोटामिया की जो इनकी 7वें महल की खुदाई चली, नीचे नीचे तल की खुदाई चल रही है, तो उसमें कुछ मोहरे मिले उसमें कुछ मोहरे मिली इस पुराविद को, अंग्रेज पुराविद को जो कोलकाता से था। उन मोहरों को देखते हुए उसने सोचा कि यार ऐसी मोहरे मैंने कहीं पर देखी है, ऐसी मोहरे मैंने कहीं पर देखी है। उन मोहरों को देखते ही उसके दिमाग में सब गुजारने लगा, मैंने कहां पर देखी है। फिर काफी सोचने के बाद पता चला कि यार मैंने कहीं भारत में देखी है, कोलकाता में देखी है। फिर वो पुराविद है वहां से चलता है कोलकाता में, कोलकाता से कहां पर चलता है, पेशावर में चलता है। और जब पेशावर में जाता है उन चीजों का अन्वेषण करता है, तब पता चलता है कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता इन धरों के नीचे दबी हुई है। और उसके बाद में 1920 में राघवदास बनर्जी और 1922 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है और देखते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंदर निकल कर आती है विद्यार्थियों। तो इस तरह हमारी सभ्यता होती है। तो मोहरे हैं हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्रदान करती है। कैसे विद्यार्थियों, एक जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मुख्यतः एक व्यापारिक सभ्यता थी विद्यार्थियों, व्यापारिक सभ्यता। अर्थात यहाँ से हमारा व्यापार बहुत ज्यादा था कि हमारे यहाँ पर जब हम सभ्यता पढ़ेंगे तो लोथल है यहाँ पर गुजरात में, और लोथल में विद्यार्थियों गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, अर्थात लोथल में बंदरगाह है। इन बंदरगाहों के माध्यम से है हम मिस्र, दजला फरात, बेबीलोनिया, इन सभ्यताओं में व्यापार करते थे, इन सभ्यताओं से व्यापार करते थे। तो आज भी विद्यार्थियों जैसा कि मैंने परसों एक 3 बुक मंगाई है तो अमेजोन से मंगाई, तो अमेजोन का पूरा पैकेट उसमें बनकर आया है। सेम ऐसे विद्यार्थियों जब कोई सभ्यता, जब कोई व्यक्ति है या कोई व्यापारी अपना माल भेजता है तो अपनी मोहर लगाकर भेजता है, तो ऐसे ही है सिंधु घाटी सभ्यता जो चलती थी वो मोहरें यहाँ पर मिलती है। इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में है आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित थे, इसलिए इसकी जो मोहरें यहाँ पर मिलती है, एक व्यापारिक तौर पर मोहरें मिलती हैं। इन मोहरों के माध्यम से प्राचीन भारत के विद्यार्थियों जानकारी मिलती है। तो ये मोहर, ये मैंने कैसे इन मोहरों से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बहुत ज्यादा मोहरें हैं और उन मोहरों से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इन मोहरें किनकी होती थी, राजा की, युवराज, मंत्री,
उसके बाद में है इसके अलावा व्यापारी आदि की अपनी अपनी मोहरें, आदि की अपनी अपनी मोहरें होती थी, अर्थात खुद की मोहरें होती थी। जैसे राजा है, राजा की खुद की मोहर होती थी, युवराज की मोहर अलग होती थी, मंत्री अलग मोहर होती थी, व्यापारी की अलग मोहर होती है, सबके अपने अलग अलग मोहर थी और उन पर खुद के अपने अपने हस्ताक्षर होते थे या राजकीय चिन्ह बने होते थे। विद्यार्थी जैसे हमारे कॉलेज के हैं, राजपूताना कॉलेज के अलग है, राजपूताना पीजी कॉलेज की अलग मोहर है, हमारे प्रिंसिपल साहब के अलग मोहर है, हमारे डायरेक्टर साहब के अलग मोहर है, वाइस प्रिंसिपल साहब के अलग मोहर है। तो ऐसे अलग अलग मोहरें होती हैं, ऐसे पद के हिसाब से अलग अलग मोहरें होती हैं। जैसे कि राजा के अलग है, युवराज के अलग है, मंत्री के अलग है, व्यापारी के अलग है, और ये अपनी अपनी मोहरों को जिस तरह कोई सामान है अपने अधिकार क्षेत्र में उन पर मोहर करके अपने साइन करते थे। इनके अलावा विद्यार्थियों है जो कई मोहरें, जैसे कि मोहरें हैं, मिट्टी की मोहरें होती थी, शैलखड़ी की मोहरें होती थी, पत्थर की मोहरें होती थी, धातु की मोहरें होती थी, अर्थात अनेक प्रकार की मोहरें इनमें बनती। जैसे कि कुछ मिट्टी की मोहरें बनी होती, कुछ शैलखड़ी की, कुछ पत्थर की, कुछ धातु की, अनेक मोहरें मिली हैं। और विद्यार्थियों बसाड़ है, एक बसाड़ जो वैशाली है ना हमारा बिहार का, उसमें लगभग 274 मोहरें मिली हैं, 274 मोहरें मिली हैं। अर्थात ये किसी व्यापारिक संगठन की मोहरें हैं, व्यापारिक संगठन की मोहरें हैं। इस तरह से इन मोहरों से प्राचीन काल की जानकारी मिलते हैं विद्यार्थियों। सिंधु घाटी सभ्यता में भी है, सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत अधिक मात्रा में मोहरें मिली हैं, बहुत अधिक मात्रा में मोहरें मिली हैं। इस तरह से विद्यार्थियों हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। उसके बाद विद्यार्थियों का लगना शैल चित्र है, चित्रकला, स्मारक है, यानी काफी बच रहा है, तो इसको हम कल पूरा करेंगे। आज वीडियो ज्यादा हो जाएगा, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। तो ये हमारा प्राचीन भारत को जानने के स्रोत।